वेलकम टू स्पेक्ट्रम गाइड। स्पेक्ट्रम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद और इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। इनका काफ़ी एक इंपॉर्टेंट उपन्यास है जिसका नाम है गोदान। क्या नाम है? गोदान। और इसी गोदान की हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल को लेकर है। किसके? झारखंड एसएससी सीजीएल को लेकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 23 में जो अभी नोटिफिकेशन आया था, आई होप कि आप सबने इसका फॉर्म डाला होगा। उसके लिए काफ़ी गोदान इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसके सिलेबस की चर्चा किया था, किसकी चर्चा की थी? जब मैंने इसके सिलेबस की चर्चा की थी और खास करके जब मैंने उसमें हिंदी के सिलेबस को डिस्क्राइब किया था। देखिए, अगर आपने अभी तक इसके सिलेबस झारखंड एसएससी सीजीएल का सिलेबस नहीं देखा है तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले आप उससे बात कर लीजिए। उसमें जब मैंने हिंदी की चर्चा की थी तो मैंने कुछ कवियों का चर्चा किया था जिसमें से एक मुंशी प्रेमचंद जी भी थे और उनके उपन्यास गोदान को मैंने वहां पे बताया था कि गोदान इंपॉर्टेंट है झारखंड एसएससी सीजीएल को लेकर के। और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक भी जानकारी लेंगे। जैसे अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो इनका पूरा नाम क्या है? इनके पूरा नाम की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम धनपत राय है। क्या है? धनपत राय है। इस नाम को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है धनपत राय। देखिए, पूरा नाम या वास्तविक नाम आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? वास्तविक नाम ये आपसे पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम या वास्तविक नाम क्या था। तो जब वास्तविक नाम पूछेगा तो आपको क्या करना है कि धनपत राय वहां पे बता देना है। इसके अलावा इनके अगर पिता की बात करें कि इनका पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था अजायब राय। क्या नाम था? अजायब राय। ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे। अजायब राय नाम था। जबकि इनकी माता का जो नाम था वो इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। क्या नाम था? आनंदी देवी। ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे। आनंदी देवी। इनके अलावा बात करें कि इनकी लिखने की भाषा क्या थी, यानी ये जो उपन्यास लिखते थे, जो कहानियां लिखते थे, वो किस भाषा में लिखते थे? तो ये जो उपन्यास और कहानियां लिखते थे ना, बेसिकली हिंदी और उर्दू में लिखते थे। क्या लिखते थे? हिंदी और उर्दू में लिखते थे। इनके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट। यानी अगर उनकी उपाधि की बात की जाए तो उपन्यास सम्राट बोला जाता है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया? इनकी उपाधि हो गया, यानी कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, तो उपन्यास सम्राट। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप नोट करते चलेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म जो है ना वो 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था और 31 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। और इनके मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो है ना 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इन सारी चीजों को आप नोट करते चलेंगे। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म जो है यूपी के वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूपी के वाराणसी में एक गाँव है लमही ग्राम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। कुछ देखिए, एग्जाम में आपसे इनको कुछ उपन्यास के नाम भी पूछ सकता है, इनके कुछ कहानियों के नाम पूछ सकता है, कुछ नाटक के नाम पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इनके उपन्यास को लेकर के। तो इनके उपन्यास में जो शामिल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। लेकिन ध्यान रखिएगा, गबन और गोदान जो है ना, इनके सबसे उपन्यासों की अगर बात करें तो इनको सबसे श्रेष्ठ उपन्यासों में से गबन और गोदान को माना जाता है। इसमें से हम चर्चा करेंगे आज गोदान के बारे में। कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां हैं। यानी इन्होंने एक और कहानी लिखा था मानसरोवर, जो कि 8 भागों में संग्रह है। और इस मानसरोवर में 300 कहानियों को संकलित किया गया है। 300 कहानियों को एक जगह रखा गया है और उस पुस्तक का नाम क्या है? मानसरोवर। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी इनके नाटक है। क्या होगा? इनके नाटक हो गए करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। आप देखिए, आप क्या कर सकते हैं ना, एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लिखिए, वहां पे हेडिंग दे दीजिएगा मुंशी प्रेमचंद, वहां पे आप लिख दीजिएगा जन्म और मृत्यु, डेट लिख दीजिएगा, जन्म स्थान लिख दीजिएगा। वहां पे जैसे मैंने अभी प्रीवियस जो मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पिता का नाम मैंने बताया था, तो आप इनके पिता का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा उनका माता का नाम लिख दीजिए, फिर भाषा लिख दीजिए, फिर उनको लास्ट में लिख दीजिए उपाधि उपन्यास सम्राट। ऐसा ही आप एक चार्ट प्रिपेयर करते चलेंगे। उसके नीचे आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे उपन्यास और उसमें से आप लिखेंगे सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदाम। वैसे ही कहानियों की बात की जाए तो मानसरोवर लिखेंगे, नाटक, और फिर वहां पे लिखेंगे आप करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। निबंध कुछ विचार के नाम से प्रकाशित है। यानी कि एक और इनका इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे तो इन्होंने जो रचनाएं लिखा था वो रचनाएं 300 के आसपास में है। कितना है? 300 के आसपास में है। लेकिन
लेकिन उन सारी चीज़ों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है झारखंड एसएससी के लिए, उसी के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो निबंध में क्या हो गया, कुछ विचार। और गोदान की बात करें तो ये हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। क्या है? हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। अब हम चर्चा करते हैं गोदान को लेकर के, क्योंकि बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक था वो गोदान ही था। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में एक छोटा सा मैंने बेसिक जानकारी दे दिया है, ताकि अगर एग्जाम में अगर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अगर पूछता है तो वहां से आप मिस नहीं कीजिएगा। अब हम फाइनली चलते हैं गोदान की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोदान के पात्र परिचय को लेकर। क्या करते हैं? गोदान का जो पात्र परिचय है ना, देखिए एग्जाम में यहाँ से जरूर आपसे डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपने कभी एग्जाम में देखा होगा हिंदी के किसी प्रैक्टिस सेट में वगैरह वहां से, तो वहां से पात्र परिचय को लेकर के जरूर आया होगा। तो गोदान आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोदान, और उसके पात्र परिचय को हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए इस गोदान में जो हीरो का यानी नायक का जो रोल कर रहा है ना, उसका नाम है होरी। इस नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट ध्यान के रखना है, या तो आप इसको वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और नहीं तो आप अपने कॉपी में जो है वहां पे आप लिखते चलेंगे। तो इस गोदान का नायक कौन है? उसका नाम है होरी, जबकि नायिका का नाम है धनिया। ध्यान रखिएगा, नायक होरी और नायिका कौन है? धनिया। होरी का पुत्र यानी कि नायक का पुत्र कौन है? गोबर। और गोबर की पत्नी यानी कि जो नायक का पुत्र है गोबर, उसके पत्नी का नाम क्या है? झुनिया। जमींदार जो इसमें जमींदार है उसका नाम है राया साहब। और इसके अलावा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर का नाम है मेहता। आधुनिक नारी व डॉक्टर है मालती। झुनिया के पिता का नाम है भोला। और झुनिया कौन है? झुनिया है गोबर की पत्नी। और गोबर कौन है? गोबर है होरी का पुत्र यानी नायक का पुत्र। देखिए जब ऐसे आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तब आपको ये कैरेक्टर याद रहेगा। यानी नायक का आपने याद कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया नायक कौन है इसमें का? नायक है होरी। और इस होरी का पुत्र कौन है? होरी का पुत्र है गोबर। और इस गोबर की पत्नी कौन है? गोबर की पत्नी कौन है? तो गोबर की पत्नी है झुनिया। क्या है? झुनिया। और ये झुनिया के पिता का नाम क्या है? झुनिया के पिता का क्या नाम है? तो झुनिया के पिता का नाम भोला है। जैसे देखिए आप लोग जब रीजनिंग आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कैसे वहां कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही जब इससे आप कोरिलेट करेंगे ना, तो वहां पे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे नायक होरी हो गया, होरी का पुत्र कौन है? क्या है? होरी का पुत्र कौन है? गोबर है। और गोबर की पत्नी कौन है? झुनिया है। और झुनिया का पिता का नाम क्या है? भोला है। इसके अलावा होरी के पुत्र सोना और रूपा। होरी के पुत्र का क्या नाम है? सोना और रूपा। और होरी के पुत्री का नाम है सोना और रूपा। और होरी कौन है? होरी आपका नायक है। मील वाली की बात करें तो खन्ना है। खन्ना की पत्नी का नाम क्या है? गोविंदी है। और होरी के भाई का क्या नाम है? हीरा है। और इस तरह बात करें अगर दलित चमार स्त्री जो इसमें कैरेक्टर दिया गया है उसका नाम क्या है? तो सिलिया है। इसके अलावा ब्राह्मण की बात करें तो माता दीन और दाता दीन नाम है उसका। संपादक है ओंकार नाथ। इसके अलावा दुकान के मालिक का नाम है दुलारी सहुआइन। और होरी के भाई का नाम है शोभा। और इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर है, जैसे कि आपका जो पात्र है झिंगुरी सिंह हो गया, पटेश्वरी लाल हो गया, नोहरी हो गया, पुनिया हो गया, मिर्जा खुर्शीद हो गया। तो इस पूरे कैरेक्टर को यानी जो मैंने पात्र बताया ना, ये आप लोग सबको याद रखेंगे। और देखिए एक दूसरे से कोरिलेट करते चलेंगे कि हीरो का भाई कौन है, हीरो का पुत्र कौन है, उसकी पत्नी कौन है, हीरो की पुत्री कौन है, उसके पुत्र कौन है। जब ऐसा आप कोरिलेट करके याद करेंगे ना, तो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। तो इससे आपको नोट कर लेना है। यहां से डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बनाता है तो मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन यहां से क्रिएट करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो उपन्यास है ना गोदान, कौन सा उपन्यास? गोदान। ये प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि इनका मृत्यु जो है 1936 में हुआ था, और 1936 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इस गोदान को कुछ लोग सर्वोत्तम कृति मानते हैं। इस गोदान में जिस तरीके से, जिस भाषा शैली से, और जितनी आप कह सकते हैं उसको कि जितनी सजीव चित्रण किया गया है ना, ये सबसे सर्वोत्तम कृति में इसको रखा गया है, इस गोदान को, उपन्यास को। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, और 1936 में इसका प्रकाशन हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा किया गया था। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए कि गोदान का प्रकाशन कब किया गया? 1936 में किया गया। और 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी, और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी, उसी समय इसका प्रकाशन हुआ था। और प्रकाशन किया था हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय ने, और ये कार्यालय कहाँ पे है? बंबई में है। तो इसे आप नोट करते चलेंगे। देखिए ऐसे चीजों को आप जब कोरिलेट करके याद करते हैं तो बेहतर तरीके से आपको याद रखता है। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है। यानी ये जो गोदान उपन्यास है ना, इसमें जो जिस तरीके से भारतीय ग्राम समाज यानी कि जो गांव की जो परिवेश होता है, जो वहां का रहन सहन होता है, इसका जो चर्चा किया गया ना, एक तरीके से लगता है कि यथार्थ है, इसका सजीव चित्रण किया गया है।
गोदान ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। यानी ये इतना बेहतर तरीके से इसमें भाषा शैली का उपयोग किया गया, इसमें इतनी बेहतर तरीके से चर्चा की गई है ग्राम जीवन को लेकर के, कृषि के जो कल्चर है, संस्कृति को लेकर के, इसके लिए इसको लेकर के ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति को लेकर के इसको महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद यानी कि जो कि साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य चिंतन किया गया, यानी कि चित्रण किया गया। यानी इसमें जिस विचारों की चर्चा की गई है उसमें आपका प्रगतिवाद, एक है आपका गांधीवाद और मार्क्सवाद। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में ये भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्जवल प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका, जिसका क्या नाम है, नायक का नाम है होरी और नायिका का क्या नाम है, धनिया नाम है, के परिवार के रूप में हम भारत के एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या होने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुबास भरी है। देखिए, इस गोदान में जो होरी और धनिया यानी कि जो इस गोदान का नायक और नायिका है, इसके परिवार के बारे में एक ऐसी विशेष संस्कृति को लेकर के इसका सजीव चित्रण किया गया है ना, जिससे लगता है कि जो भारतीय जो समय का जो संस्कृति था, तो जो ग्राम लेवल पे जो उस समय जो कल्चर था, जो उस समय का जो परिवेश था ना, वो अब समाप्त हो रही है या समाप्त होने को है, जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुबास भरी है। और इस कल्चर को एक ये जो गोदान उपन्यास के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जो कहानी लिखा होरी और धनिया के परिवार के रूप में, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए इसे अमर बना दिया। फिर हम आगे बढ़, गोदान प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला और जो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण चित्र, उनकी आकांक्षा, निराशा और उसकी धर्म विमुक्ति, धर्मपरायणता के साथ स्वार्थपरता और बैठकबाजी, उनकी बेबसी और निहिरता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया। यानी गोदान में जो भारतीय किसान का जो संपूर्ण जीवन, यानी एक भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन कैसा होता है, पूरी तरह से आकांक्षाओं से भरा हुआ। जैसे जब वो किसान जब फसल रोपता है ना, तो उसे एक आकांक्षा होती है कि इस बार फसल अच्छा होगा, तो उसे मार्केट में बेच करके पहला तो वो जो कर्ज लिया है कर्जदाता से, उसे जमींदार से, उसे पहले कर्ज सधाएगा, फिर वो एक प्लान करता है ना कि कैसे कैसे वो इस फसल को बेच करके अच्छा फसल होता है तो उस फसल को बेच करके अपने परिवार के लिए क्या क्या करेगा। इसके अलावा जब फसल अच्छा नहीं होता है या फसल बारिश से या किसी कारण से या अकाल पड़ने से जब वो नष्ट हो जाता है तो उसकी निराशा को लेकर के, इसके अलावा इस तरह की जो बैठकबाजी होती है, किसान की क्या क्या बेबसी हो सकती है ना, इन सारी चीजों का जो चित्रण है इस गोदान में काफी बेहतर तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। उसकी गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसे सहलाता है, क्लेश और वेदना को झुठलाता है, मर्जात की झूठी भावना पर गर्व करता है, ऋण ग्रस्ता के अभिशाप में पीसता है, तिल तिल सूलों भरे पथ पर आगे बढ़ता है। भारतीय समाज का मेरुदंड यह किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, यह गोदान में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। यानी गोदान में जो होरी के परिवार की जो कहानी कही गई, उस कहानी के जरिए मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताने का, प्रत्यक्ष रूप से बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक किसान की उसकी आकांक्षा, उसकी निराशा, उसकी जो वेदना है, उसका जो क्लेश है ना, वो उसका जो ऋण लेकर के जो वो खेती कर रहा है, वो ऋण में कैसे वो पीसते जाता है, तिल तिल सूलों भरे पत्थर पे आगे बढ़ता है। इन सारी चीजों की चर्चा जो है, किसान की जो उसकी शिथिल और जो जर्जर स्थिति हो चुकी है, इन सारी चीजों का चर्चा गोदान में काफी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किया है। नगरों के कोलाहल में चौंकाचौंध ने गांवों की विभूति को कैसे ढक लिया, जिसमें जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील, यहाँ तक कि डॉक्टर, राजनीतिक नेता और राज कर्मचारी जोंक जैसे कैसे गांव के इस निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं और कैसे गांव के ही महाजन और पुरोहित उसकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में सभी तत्व नख दर्पण के समान प्रत्यक्ष है। यानी कि कैसे जो नगरों में रहने वाले जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील, डॉक्टर, राजनीतिक नेता, ये सब मिलकर के कैसे किसान का शोषण कर रहे हैं और इस शोषण में कैसे गांव के महाजन और वहां के जो पुरोहित है वो सहायता कर रहे हैं। इन सारे तत्वों की चर्चा मुंशी प्रेमचंद जी ने काफी बेहतर तरीके से किया है। गोदान वास्तव में 20वीं सदी की तीसरी और चौथी दशाब्दियों का भारत का ऐसा सजीव चित्र है जैसा हमें अन्यंत्र मिलना दुर्लभ है। यानी कि गोदान में जिस तरीके से वो किसान की यथा स्थिति, उनकी आकांक्षा को लेकर के, उनकी निराशा को लेकर के, उनका जो उसको लेकर के जो ऋण ग्रस्ता है, जिस अभिशाप में वो पीस रहा है, और कैसे नगर के
कोलाहलमय चकाचौंध में जो कि जमींदार है, मिल मालिक है, अध्यापक है, वकील है, नेता है, ये लोग मिल करके कैसे किसान का शोषण कर रहे हैं और इस शोषण में कैसे गांव का महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं, इन सारी चीजों का उन्होंने ऐसा एक सजीव चित्रण किया है ना, जो कि अन्य कहीं जगह किसी और उपन्यास में देखने के लिए नहीं मिलता है। गोदान में इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई है। जान पड़ता है कि प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन के व्यंग, विनोद, कशक और वेदना, विद्रोह और वैराग, अनुभव और आदर्श सभी को इसी उपन्यास में भर देना चाहा। यानी कि जब आप मुंशी प्रेमचंद जी की जब इस गोदान को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने संपूर्ण जीवन का, जो कि उनका जीवन में जो कशक था, उनकी जो वेदना थी, उनका जो विद्रोह था, इन सारी चीजों को एक ही उपन्यास में उनको आदर्श रूप में उनको भरने का प्रयास किया है। कुछ आलोचकों को इसी कारण इसमें अस्त व्यस्तता मिलती है। उसका कथानन शिथिल, अनियंत्रित और स्थान स्थान पर अति नाटकीय जान पड़ता है। देखिए कुछ आलोचक जो है, देखिए हर एक आप चाहे वो कहानी हो या कोई कैरेक्टर हो, हर एक किसी का जो है उसका कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। तो जितने भी गोदान के आलोचक है ना, वो कहते हैं कि उसमें जो शिथिल है और अनियंत्रित और स्थान स्थान पर एक नाटकीय जान पड़ता है। यानी उनका कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो उपन्यास में जो चर्चा किए गए ना, वो सजीव या सच ज्यादा और नाटकीय ज्यादा जान पड़ता है, ये उनके आलोचकों का कहना है। लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा ही, परंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर गोदान का लेखक अद्भुत उपन्यास कौशल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें कही वे सभी समुचित उत्थान में कही गई है। यानी कि जब गोदान को आप जब ऊपर ऊपर में पढ़ेंगे ना, तो इसी आलोचकों की तरह लगेगा कि आपको ये भी एक नाटकीय है, उपन्यास है तो एक नाटकीय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सूक्ष्म रूप से आप जब गोदान को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उसमें यानी कि इस गोदान में कैसे उन्होंने अपना कौशल दिखाया है, कैसे भाषा शैली का उपयोग किया है। प्रेमचंद ने एक स्थान पर लिखा है, उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो उतना जोर दिखाइए, राजनीतिक पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के वर्णन में 20-20 पृष्ठ लिख डालिए, कोई दूषण नहीं है। प्रेमचंद ने गोदान में अपनी कलम का पूरा जोर दिखाया है। इसके अलावा बात करें सभी बातें कहने के लिए उपयुक्त प्रसंग कल्पना, समुचित तर्कजाल और सही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रभावशील चुस्त दुरुस्त भाषा और वर्णन शैली में उपस्थित कर देना प्रेमचंद्र का अपना विशेष कौशल था, और इस दृष्टि से उनकी तुलना शायद ही किसी उपन्यास के लेखक को रखा जा सकता है। यानी जिस तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है, जिस तरीके से चुस्त और दुरुस्त भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है ना, इनके इस विशेष कौशल को शायद ही इनकी तुलना में किसी अन्य उपन्यासकार को या किसी लेखक को रखा जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ, यानी कि 1980 में, कब जन्म हुआ था इनका? 1980 में। जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ ना, वो जो एज था वो सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। देखिए रूढ़िवादी विचारधारा वो होता है ना जो पुराने घिसे पे लोगों को चेंजिंग नहीं चाहते हैं, जो पुराने तरीके से चला आ रहा है ना उसी को वो फॉलो करना चाहते हैं, उसको और करक कह सकते हैं कि करक को लागू करना चाहते हैं। और यही वो दौर था सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से जो भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद भी प्रभावित हुए थे। यानी ये जो रूढ़िवादी विचारधारा था ना, इसे स्वयं प्रेमचंद भी ग्रसित थे, प्रभावित थे। जब अपने कथा साहित्य का सफर उन्होंने शुरू किया, अनेकों प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के शस्त्र द्वारा मुक्त करने का इन्होंने संकल्प लिया था। अपनी कहानी के बालक के माध्यम से यह घोषणा करते हुए कहा कि मैं निरर्थक रूढ़िवादियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं। यानी कि इन्होंने इस विचारधारा को अपोज किया और इन्होंने कहा कि मैं इस रूढ़िवादी विचारधारा का इस व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं बनने वाला हूं। प्रेमचंद्र और शोषण का बहुत पुराना रिश्ता था। इनके माता का देहांत बचपन ही हो गया था, और इनके जब हम प्रेमचंद की चर्चा करेंगे ना, स्पेशली प्रेमचंद की जब चर्चा करेंगे तो वहां पे बात करेंगे इनके जब इनके जीवन परिचय की चर्चा करेंगे तो वहां पे इनकी बात करेंगे इनके जो बाल अवस्था में जो इनका जो किस तरीके से इनका शोषण हुआ, इस तरीके उस टाइम जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि बचपन से ही शोषण के शिकार हो रहे प्रेमचंद इस अच्छी तरह से इसमें वाकिफ थे। यानी कि बचपन से ही प्रेमचंद जो है ना वो शोषण के शिकार हुए थे। समाज में सदा वर्गवाद व्याप्त रहा। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी वर्ग से जुड़ना होता था। प्रेमचंद ने वर्गवाद के खिलाफ लिखने के लिए सरकारी पद का जो है उससे त्यागपत्र दे दिया था। यानी ये समय था जो सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद का, उस समय वर्गवाद व्याप्त था, यानी कि जाति पाति वाला सिस्टम व्याप्त था। और अगर आप समाज में रह रहे ना तो किसी न किसी वर्ग से आपको जुड़ना ही पड़ता था। और
प्रेमचंद जो थे इस वर्गवाद के खिलाफ थे और इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया था, सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। वह इससे संबंधित बातों को उन्मुख होकर लिखना चाहते थे। इन्होंने इसलिए सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये चाहते थे कि ये किसी वर्गवाद या रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित न होकर के इससे उन्मुख होकर के लिखे और पूरी डिटेल्स लिखे और पूरे खुल करके लिखे। उनके मुताबिक वर्तमान युग न तो धर्म का था और ना ही मोक्ष का था, यानी ये जो सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद का जो युग था ना उस समय धर्म था और ना ही मोक्ष था। यानी प्रेमचंद के मुताबिक वर्तमान में ना ही तो धर्म, ये समय जो था ना ही तो धर्म का था और ना ही मोक्ष का था। तो जब धर्म का और मोक्ष का नहीं था तो ये इस समय जो अर्थ ही इसका प्राण बना हुआ था, यानी अर्थ से मतलब था पैसे की बात। आवश्यकता के अनुसार अर्थोपार्जन के लिए अनिवार्य होता जा रहा था, इसके बिना जिंदा रहना सर्वथा संभव है। ये बात सही है कि अर्थ के बिना यानी कि अर्थोपार्जन के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने से छोटों का शोषण करने लगे। वह कहते हैं कि समाज में जिंदा रहने के लिए जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करते हैं उतना ही वो गुना होगा। अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाई ज्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। इनका कहना था कि समाज में जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे उतना ही वो गुनाह करेंगे और समाज में लोग जितना ही खुशहाल होंगे उतना ही समाज में अच्छाई आएगा और वो गुनाह कम करेंगे या गुनाह न के बराबर होगा। प्रेमचंद ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज लगाई, ए लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फायदा। प्रेमचंद ने अपने कहानियों में शोषक समाज के विभिन्न वर्गों के करतूतों का और उनके हथकंडों का पर्दाफाश किया था। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, उपन्यास वही उच्च कोटि के माने जाते हैं जो आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं, गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथा है और उसमें से एक कथा थी ग्राम कथा और दूसरी कथा थी नगरी कथा। यानी कि इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। यानी गोदान में दो तरीके की चर्चा की गई है। एक तो जो ग्राम का जो कल्चर है, ग्राम की जो संस्कृति है, और दूसरा जो नगर का कल्चर है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि नगर का जो चकाचौंध था, जिसमें जिसमें जो वकील थे, राजनेता थे, जो संपादक थे, ये लोग कैसे किसान का शोषण कर रहे थे। यानी इन्होंने ग्राम को और नगर को, इन दोनों के बीच में एक परस्पर संबंध बनाने की कोशिश किया है और दोनों के बीच में इन्होंने संतुलन बनाया है। ये दोनों कथा इस महाकाव्य की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता है। और यही जो है ग्राम कथा और नगर कथा इस उपन्यास का सशक्त विशेषता है। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए और इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। देखिए, उस समय के अगर भारत के व्यवस्था को समझना है ना, तत्कालीन भारत के समय को समझना है तो आप अगर गोदान पढ़ेंगे तो वहां से आपको उस समय की भारत की यथा स्थिति क्या थी वो आपको दिख जाएगा। कथा नायक होरी के वेदनों पाठकों के मन में गहरी संवेदना भरती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा इसमें जीवित रखती है। वह यह इच्छा मन में लिए इस दुनिया में कुछ कर जाता है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संन्यास की कथा है। यानी कि इस गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कैसे ये चर्चा किया है कि कैसे महाजनी व्यवस्था में किसानों का शोषण किया जा रहा था। ये सारी चीजों चर्चा इन्होंने गोदान में काफी बेहतर तरीके से किया है। गोदान का नायक जो कि होरी उसका नाम है, एक किसान है जो किसान के वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है। यानी कि इसमें जो कहानी है ना, ये जो आपका गोदान का जो नायक है जिसका नाम होरी है, इसकी एक ही अभिलाषा थी, आकांक्षा थी कि उसका अपना एक गाय हो, और ये आकांक्षा अंतिम समय तक, यानी कि होरी के अंतिम समय तक ये पूरा नहीं हो पाता है। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संतरासमय संघर्ष की एक कहानी है। यानी मैंने बताया था कि इसमें काफी जो है ना ग्रामीण लेवल पर, यानी ग्रामीण लोगों की खास करके जो किसान की यथा स्थिति है, किसान का एक जीवन है ना, इसमें काफी बेहतर तरीके से चर्चा किया गया है। और इस ग्राम को नगर की व्यवस्था से, नगरीय व्यवस्था से एक अच्छे तरीके से इसके बीच में संबंध बनाने का कोशिश किया गया है। साथ में इसकी संतुलन बनाने की कोशिश की गई है और ये भी बताया गया है कि नगर के जो वकील है, जो अध्यापक है, जो संपादक है, जो नेता है, ये लोग कैसे मिलकर के किसानों का शोषण कर रहे हैं। इन सारी चीजों का इसमें चर्चा किया गया है। गोदान जो है होरी की कहानी है और होरी इस गोदान का नायक है। उस होरी को जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके, इसलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु
इससे उसे इसका फल नहीं मिलता, अंत में मजबूर होना पड़ता है, फिर भी अपनी मर्यादा को नहीं बचा पाता। यानी गोदान में जो होरी की जो कहानी की जो चर्चा की गई है, होरी जीवन भर मेहनत करता है, बहुत काफी ज्यादा मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, और ये सारे मेहनत और कष्ट वो इसलिए सहता है ना क्योंकि वो अपनी मर्यादा की रक्षा कर सके और अपने परिवार को जो है टूटने ना दे और परिवार को एक साथ लेकर के चले। लेकिन अंत तक में क्या करता है, होरी जो है अपनी मर्यादा को नहीं बचा पाता है, परिणामतः वह जब तब के अपने जीवन को ही होम कर देता है, यानी लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह होरी की कहानी नहीं, उस काल के हल भारतीय किसान की अंतकथा है। यानी गोधान में जो होरी की जो कहानी और उसके परिवार की जो कहानी कही गई है, जिसमें वो मेहनत करता है, कष्ट सहता है, उसकी आकांक्षा है, उसकी बेबसी है, उसका ऋणग्रस्ता में जो पीस रहा है, तिल तिल जो वो अपने जीवन को नर्क की तरह जी रहा है, वो जो कष्ट सह रहा है, उन सारी चीजों का एक ही मकसद था कि वो अपनी मर्यादा की रक्षा कर सके। और ये कहानी सिर्फ होरी की ही नहीं है, ये कहानी हर भारतीय किसान की एक आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी है और शहर की प्रासंगिक कहानी, और इसके साथ ही ये भारतीय किसान की आत्मकथा के कहानी का उसके साथ ही ये जो कहानी है वो शहर की प्रासंगिक कहानी से जुड़ी हुई है। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का इतना यथार्थ रूप और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है, दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि उसमें प्रवाह अंधोपात बना रहा है। प्रेमचंद की यही कलम की विशेषता थी, यानी जिस तरीके से उन्होंने ग्राम को, किसको, ग्राम को और शहर को, ग्राम को, शहर को या नगर को जिस तरीके से एक उसके बीच में संबंध बनाने का कोशिश किया है, दोनों के बीच में जो प्रासंगिक कहानी जो है, ये गांव की जो किसानों की आत्मकथा है, यानी इसमें स्पेशली होरी को चर्चा किया गया है, और इसमें जो शहर की जो प्रासंगिक कहानी है, उन चीजों को, ये दो कथाओं को इन्होंने काफी यथार्थ के रूप में और दोनों के बीच में संतुलन बना करके इन्होंने एक बेहतर तरीके से और बड़ी कुशलता से और बहुत अच्छी जो उसका इनके अंदर लैंग्वेज जो है, इनका जो वर्णन करने का जो शैली है ना, यही इनकी कलम की विशेषता है। इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोह भंग जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों में जहां आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप से परिलक्षित हो जाता है। यानी प्रेमचंद के जो पूर्व उपन्यास से पहले, जो गोदान से जो पहले, ध्यान रखिएगा, गोदान से जो पहले उन्होंने जो उपन्यास लिखा उसमें इन्होंने आदर्शवाद की चर्चा की। किसकी चर्चा की? आदर्शवाद की चर्चा की। लेकिन गोदान में इन्होंने यथार्थवाद की चर्चा की। किसकी चर्चा थी? यथार्थवाद की चर्चा की। कई समालोचकों ने इसे महाकाव्य उपन्यास का दर्जा भी दिया है। तो आई होप कि गोदान से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, जो भी क्वेश्चन थे, और गोदान को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी आया होगा। अब हमें नहीं लगता है कि गोदान से अगर कोई क्वेश्चन आता है झारखंड एसएससी सीजीएल को लेकर के, तो वहां से आप मिस करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है। और थैंक यू फुल वीडियो वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट